गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीन का इवोल्यूशनरी कंसेप्ट और जीन की यूनिट्स देख ली है। सिस्ट्रॉन, रैकॉन, मीटॉन, रेप्लिकॉन, ऑपेरॉन, इन सबको पढ़ा। अब हम जीन के संबंधित और जो टर्म्स हैं, अन्य जो अदर टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट में है इंड्यूसिबल जीन, जिसे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कहते हैं। कौन सा जीन? इंड्यूसिबल जीन, जिसे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे जीन जो हमेशा ट्रांसक्राइब नहीं होते हो, जिनका अनुलेखन हमेशा नहीं होता हो, बल्कि उनका अनुलेखन केवल तब होता हो जब उनकी आवश्यकता हो। जैसे मान लो बॉडी में कोई एक ऐसा प्रोटीन आ गया, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट आ गया जिसको पचाना है, और उसको पचाने के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम चाहिए। तो उस एंजाइम को बनाने के लिए वो जीन अपने आप को उस समय ट्रांसक्रिप्ट करेगा, उस समय अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो कहने का मतलब इंड्यूसिबल जीन जो होते हैं उनको वो हमेशा प्रकट नहीं होते। वो तभी प्रकट होते हैं जब उनको कोई ऐसा इंड्यूसर जो होगा, कोई प्रेरक होगा, वो उनको इंड्यूस करे, उनको प्रेरित करे। समझ में आ रही है? जैसे लैक ऑपेरॉन वगैरह हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया इंड्यूसिबल जीन, जो कि हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते, हमेशा ट्रांसक्राइब नहीं होते, जब उनकी आवश्यकता होती हो तभी प्रकट होते हैं। इसका विपरीत होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन। ये वो जीन हैं जो हमेशा प्रकट होते हैं, हमेशा ट्रांसक्राइब होते रहते हैं। ये हमेशा अपना प्रोटीन जो भी बनाना है वो बनाते रहते हैं। ठीक है? कहने का मतलब इनको इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्ट होते रहते हैं, अपने आप को प्रकट करते ही रहते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं, उन एंजाइमों को बनाने वाले जीन। क्रेब्स साइकिल जो है, उनसे संबंधित जितने भी एंजाइम हैं, उन एंजाइम को बनाने वाले जीन। ये जो जीन होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए ये जो जीन हैं इन एंजाइमों को कंटिन्यू बनाते हैं, कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। इसलिए इनको हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। हाउस कीपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो घरेलू काम होते हैं जिनको हमें हमेशा करते रहना पड़ता है कंटिन्यू, इसलिए ये हाउस कीपिंग जीन होते हैं। अगला है रिट्रोपोजोन्स। रिट्रोपोजोन्स जो होते हैं एक तरीके के ट्रांसपोजोन्स का प्रकार ही है, ये टाइप है ट्रांसपोजोन का ही। एक्चुअल में क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत हम देखते हैं, जो कि क्रिक ने बताया था, कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। ओके, तो डीएनए से आरएनए जो कि सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट है, अगर आरएनए से डीएनए बने तो जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे मतलब आरएनए से बनने वाले डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो कि इकट्ठे होकर के जो यूनिट्स बनाते हैं, वो कहलाता है रिट्रोपोजोन। रिट्रोपोजोन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक क्रोमोजोम है या कोई एक बहुत बड़ा डीएनए है, उस डीएनए के अंदर कुछ सेगमेंट ऐसे हो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बने हुए हो, जो आरएनए से बने हुए हो। ठीक है? ऐसे डीएनए को, ऐसे जीन को क्या कहेंगे? रिट्रोपोजोन्स। ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन की खोज जो है वो मक्का में की गई थी 1940 में, बारबरा मैकलिनटॉप के द्वारा, जिसके लिए उनको 1983 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसपोजोन। इसकी खोज मक्का में बारबरा मैकलिनटॉप के द्वारा की गई थी। एक्चुअल में ट्रांसपोजोन जो हैं वो ऐसे डीएनए के छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो अपनी जगह बदल सकते हैं। मतलब पूरा जो गैमीट है, उस गैमीट, जैसे एक सिंगल सेल है, गैमीट क्या है? एक सिंगल सेल है। उस गैमीट के अंदर जो जीनोम होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, उस जेनेटिक मटेरियल में ये वाले जो जीन हैं, ट्रांसपोजोन जो जीन होते हैं, वो जीन अपनी जगह बदलते रहते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। तो इनको कहते हैं ट्रांसपोजोन। वापस बताता हूँ, रिट्रोपोजोन का मतलब कोई एक डीएनए है, उस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी होते हैं जो कि आरएनए से ट्रांसक्राइब होकर के बने हुए हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बने हुए हो, उसको हम रिट्रोपोजोन बोलते हैं। ट्रांसपोजोन का मतलब ऐसा जीन या ऐसा डीएनए सेगमेंट्स जो कि उस पूरी जीनोम में अपनी पोजीशन को
चेंज करता रहता हो, अपनी जगह को बदलता रहता हो, उसे ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिसकी खोज मक्का में बारबरा मैकलिंटॉफ ने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट है ओवरलैपिंग जीन। ओवरलैपिंग जीन एक्चुअल में क्या होता है कि जीन जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी एक सीक्वेंस होती है, क्रम होता है। तो उनमें से एक न्यूक्लियोटाइड एक जीन में आ रहा है तो वो उसी जीन में रहेगा, दूसरे जीन में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन ओवरलैपिंग जीन में क्या होता है कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड इधर ए वाले जीन में भी गिना जा रहा है और बी वाले जीन में भी गिना जा रहा है। यानी ये न्यूक्लियोटाइड इधर मिल करके ए जीन बना रहा है और यही न्यूक्लियोटाइड इधर मिल करके बी जीन बना रहा है, यानी कि ये दोनों के लिए कॉमन है। और कभी कभी इसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर के, इधर का भी थोड़ा सा हिस्सा लेकर के, और ये पर्टिकुलर अपने आप में एक डिफरेंट जीन सी बना लेता है। तो कुल मिलाकर के ओवरलैपिंग जीन वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हो वो ओवरलैप करते हो और उनको एक से अधिक जीनों में गिना जाता हो, एक ही न्यूक्लियोटाइड को, तो उसको कहेंगे ओवरलैपिंग जीन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरप्टेड जीन, स्प्लिट जीन जिसको बोलते हैं, इंटरप्टेड जीन या स्प्लिट जीन। इंटरप्टेड जीन का मतलब होता है कि जीन जो होता है वो कंटिन्यू नहीं होता, जीन के जो फंक्शनल पार्ट होता है वो कंटिन्यू नहीं होता, जीन का जो ट्रांसक्रिप्ट होने वाला पार्ट होता है वो कंटिन्यू नहीं होता, उसके बीच बीच में कुछ ऐसे पोर्शन भी जो होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जो प्रकट नहीं होते। ठीक है। तो इस तरीके से जीन जो होता है ऐसे सेगमेंट से मिलकर के बना होता है जिसमें कुछ पार्ट एक्सप्रेशेबल है, कुछ पार्ट नॉन एक्सप्रेशेबल या एक्सप्रेशेबल है। समझ में आ रही है? कुछ भाग प्रकट होने वाला है, कुछ भाग प्रकट नहीं होने वाला है। जो भाग प्रकट होता है, एक्सप्रेस होता है, उसे एक्सॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। और जो जीन का वो भाग जो प्रकट नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं होता है, उसे इंट्रॉन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। ठीक है। तो इस तरीके से जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं, यानी जीन ऐसे दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। एक तो इंट्रॉन और दूसरा एक्सॉन, ऐसे दो पार्टों में जब जीन स्प्लिट हो जाए तो उसे इंटरप्टेड जीन या स्प्लिट जीन कहते हैं। ठीक है। इसकी खोज 1977 में रिचार्ड जे रॉबर्टिस एंड फिलिप्स ने की थी। ठीक है। किसने की थी? रिचार्ड जे रॉबर्ट्स एंड फिलिप्स ए शार्प ने 1977 में इसकी खोज की थी। वापस बताता हूँ, इंटरप्टेड जीन, स्प्लिट जीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जो कंटिन्यू नहीं हो, उसके अंदर कुछ पार्ट एक्सप्रेशेबल हो, कुछ नॉन एक्सप्रेशेबल हो। जो एक्सप्रेस होता है उसको एक्सॉन कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे इंट्रॉन कहते हैं। यानी ऐसे जीन जो होते हैं वो कुछ भागों में स्प्लिट हो रखे होते हैं, टूटे हुए रहते हैं, इनके बीच में कुछ इंटरप्शन होता है, ऐसे जीन को हम स्प्लिट जीन या इंटरप्टेड जीन कहते हैं। तो ये जीन से संबंधित सारे आपकी जो टर्म्स थी वो क्लियर होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन। जीन का क्लासिकल कंसेप्ट क्या है? इससे पहले हमने इवोल्यूशनरी कंसेप्ट देख लिया है और जीन का एक जो यूनिट्स होती हैं उन जीन की यूनिट्स को देख लिया है। इसके बाद हमने जीन के संबंधित जो विभिन्न टर्म्स थी उनको देख लिया है। अब हम देखते हैं क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन। तो जीन का ये जो क्लासिकल कंसेप्ट है उसे 1902 में सट्टन ने प्रपोज किया था, उन्होंने उसको प्रतिपादित किया था, जिसको बाद में मॉर्गन ने, बीट्स ने, मुलर ने, इन सब ने इसको इलोबरेट किया, उसको बाद में उसको बढ़ाया, उसको संशोधित किया। तो ये जो क्लासिकल कंसेप्ट है उसकी कुछ छोटी छोटी बातें इस प्रकार से है कि कोई भी जीन जो होते हैं वो एक छोटी डिस्क्रीट यूनिट होती है, एक पृथक इकाई होती है, और वो क्रोमोसोम के ऊपर मेंडलियन फैशन के रूप में जमी हुई रहती है और एक स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये सारी बातें हमने देख रखी है कि जीन जो होता है वो अपने आप में एक छोटी यूनिट होती है, जेनेटिक्स की, आनुवंशिकी की, वंशागति की एक छोटी फिजिकल यूनिट्स होती है, आधारभूत यूनिट होती है, और ये क्रोमोसोम के ऊपर होती है, यानी कि डीएनए पर होती है, और मेंडेलियन फैशन के रूप में जमी रहती है और पर्टिकुलर किसी एक लक्षण या एक फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
इसके बाद जीन जो होते हैं वो एक लाइनर क्रम में जमे रहते हैं, रेखीय क्रम में जमे रहते हैं, जैसे कि धागे पर मोती होते हैं ना, कुछ इस तरीके से जमे रहते हैं। इसके बाद जीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीन डीएनए या गुणसूत्र की जिस किसी भाग विशेष पर स्थित होता हो, क्योंकि जीन में कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं, और डीएनए गुणसूत्र में होता है। तो कुल मिलाकर के गुणसूत्र का जिस भाग पर जो जीन स्थित होता हो वो उसका लोकस कहलाता है। ठीक है ना, लोकस क्या है, जीन की लोकेशन है, गुणसूत्र पर जीन की लोकेशन है। ठीक है। इसके बाद में अगर कोई जीन अपनी जगह बदलता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसका जो कैरेक्टर होगा वो भी चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने ये देख ही रखा है कि जीन हेरिडिटी की यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है, एक फिजिकल यूनिट है, और वो ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अभी हमने ये भी देख लिया कि जीन के अंदर इस जो लक्षणों को निर्धारित करने का काम है वो सिस्ट्रॉन करता है। ठीक है। इसके बाद में जीन जो होते हैं वो अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं। ठीक, जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकता है। अभी हमने देखा था जीन का जो म्यूटॉन पार्ट होता है उसमें म्यूटेशन हो सकता है, रेकॉन वाले पार्ट में रेकॉम्बिनेशन होता है, सिस्ट्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है। तो ये सब जीन की क्लासिकल कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब हम देखते हैं मोलिकुलर कंसेप्ट। हालांकि ये सारी बातें हमने पहले पढ़ रखी है, फिर भी इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में वापस बता रहा हूँ। मोलिकुलर कंसेप्ट में जीन के बारे में बताया गया, वन जीन वन एंजाइम। इससे पहले गैरोड ने बताया था, आपको पता होगा कि गैरोड ने क्या बताया था, वन जीन वन प्रोडक्ट। इसके बाद में वन जीन वन एंजाइम बिडल टैटम ने दिया, फिर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी आई, फिर सेंट्रल डोग्मा, फिर ऑपेरॉन। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है, क्रीक ने दी थी भाई डीएनए जो होता है वो डीएनए से आरएनए बनेगा अनुलेखन के द्वारा, और आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा बनेगा प्रोटीन। तो ये जो है मतलब जो सूचना है, वो सूचना का प्रवाह जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशी हो रहा है, यानी सूचना डीएनए से आरएनए में जा रही है, आरएनए से फिर प्रोटीन बन रहा है। और बाद में पता लगा कि सूचना जो होती है वो रिवर्स भी जा सकती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, यानी आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। ऑपेरॉन का मतलब होता है कि एक यूनिट है जो स्ट्रक्चरल जीन, ऑपेरॉन जीन वगैरह इनसे मिलकर बनी होती है, जो कि जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन में प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो ये आपका जीन का जो कंसेप्ट वाला पोर्शन था यहीं कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।